नमस्ते, सदावत सलाम, मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों स्वागत है आप सबका टेक्निकल क्लास में। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों सबसे पहली खबर की बात करते हैं, वो आ रही है आतंकियों के लॉन्च पैड को लेकर। दोस्तों दरअसल जम्मू कश्मीर में 200 से ज़्यादा आतंकवादी घुसपैठ करने की फिराक में है और ऐसे में लगातार जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं यानी कि खुफिया रिपोर्ट है वो बार बार अलर्ट कर रही हैं कि पीओ के स्थित जो टेरर लॉन्च पैड्स हैं यहाँ से आतंकवादी घुसपैठ के इंतजार में है। दरअसल दोस्तों ये खबर इसलिए बताना भी जरूरी है कि वो जो पीओ के है जो एक सरदर्द बना हुआ है जिसे लेकर आज तक भारत की तरफ से कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया है और उठाना अब होगा, क्योंकि पीओके ही एक वो मूल कारण है जिसकी वजह से यहाँ पर आतंकी पोषित होते हैं और यही भारत के लिए बाद में एक परेशानी का सबब बनते हैं। ऐसे में सिर्फ हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है, यानी कि हमारे पास विकल्प सिर्फ यही बचता है कि हमें अपने जो बीएसएफ के जवान हैं और जो सेना है उनके एलओसी पर पेट्रोलिंग बढ़ानी पड़ती है। हालांकि हम जड़ पर काम नहीं कर रहे हैं, केवल काउंटर मेजर्स को हम इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि हमारी सेना बहुत ही अलर्ट रहती है। जब पाकिस्तान इन आतंकियों को भारत नहीं भेज पाया तो उसने ड्रोन का इस्तेमाल करके हथियार पहुंचाने शुरू कर दिए। उसके बाद जब उसका ये तरीका भी कारगर नहीं हो रहा है तो अब इसके जो आतंकी है खास करके लश्कर ए तोयबा और जैश ए मोहम्मद के ये लोग नदी और सुरंग के रास्ते भारत में घुसपैठ करने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि जो मेन पॉइंट्स है जहां से सबसे ज्यादा आतंकी घुसपैठ करते हैं वो है रजौरी पुंछ मार्ग, पीर पांजाल के दक्षिणी इलाके। यही वो मेन कोर एरिया है जहां से ये आतंकी भारत के अंदर घुसपैठ करते हैं। ऐसे में दोस्तों अमरनाथ यात्रा भी शुरू हो चुकी है। अब आतंकियों के हाथ में खुजली लग रही है कि हम कुछ ना कुछ करें, यहाँ पर एक वारदात को अंजाम दें और बाबा बर्फानी यानी कि हमारे अमरनाथ जी के जो दर्शन करने आ रहे श्रद्धालु हैं उन्हें चोट पहुंचाए। दोस्तों सेना के अधिकारियों ने बताया कि 28 जून तक करीबन 121 आतंकी इस साल मारे गए हैं, जिसमें कि लश्कर के 68 थे यानी कि 68, जैश ए मोहम्मद के 29 और एचएम के 16। ऐसे में सिर्फ हम अलर्ट रह सकते हैं, लेकिन जब तक हम पीओके को अपने में नहीं मिला लेते तब तक ये सरदर्द जीवन भर का कलेश बना रहेगा। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण खबर आ रही है तेजस फाइटर जेट को लेकर। दरअसल भारत में बने स्वदेशी हल्के लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट एलसीए तेजस को दक्षिण एशियाई देश मलेशिया के फाइटर जेट प्रोग्राम के लिए चुन लिया गया। भारत और मलेशिया के बीच इस फाइटर जेट की डील को लेकर बातचीत चल रही है। बहुत जल्दी डील पूरी होने की उम्मीद है। मलेशिया के फाइटर जेट प्रोग्राम की प्रतियोगिता के लिए चीन का JF-17, दक्षिण कोरिया का FA-50 और रूस का MiG-35 और याक 130 प्लेन शामिल है, लेकिन तेजस ने इन सबको पिछाड़कर अपनी पहली पोजीशन हासिल कर ली है। एलसीए तेजस की डील में भारत मलेशिया को MRO यानी कि मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल का ऑफर भी दे रहा है। यानी मलेशिया में ही एक फैसिलिटी तैयार की जाएगी जहां भारतीय इंजीनियरों के द्वारा तेजस समेत रूसी Su-30 फाइटर जेट्स की भी मरम्मत की जाएगी। क्योंकि दोस्तों मलेशिया अभी रूस से मदद नहीं ले सकता है, क्योंकि यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध चल रहा है और अंतर्राष्ट्रीय डील पर प्रतिबंध भी लगाया गया है। HAL के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर आर माधवन जी ने कहा कि मैं इस बात को लेकर काफी खुश भी हूं और आत्मविश्वास से भरा हुआ हूं कि ये डील हम जरूर करेंगे। हमारा तेजस अपने प्रतियोगियों से कई मामलों में बेहतर है। चीन का JF-17 फाइटर जेट तेजस से सस्ता है, लेकिन वो तेजस मार्क 1A वेरिएंट की खासियतों के आगे टिकता नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारा तेजस कोरिया और चीन के फाइटर जेट से कई गुना बेहतर, तेज, घातक और अत्याधुनिक है। माधवन जी ने कहा कि अगले साल से भारतीय वायुसेना की ताकत में भी इजाफा होने वाला है। स्वदेशी मल्टीरोल कॉम्बैक्ट फाइटर जेट तेजस मार्क 2 को बनाना शुरू कर दिया जाएगा। इसके बाद 2023 में इसके हाई स्पीड ट्रायल्स होंगे और कहा जा रहा है कि HAL तेजस मार्क 2 का उत्पादन 2025 से शुरू कर देगा। तेजस के इस अपग्रेडेड वर्जन यानी कि तेजस मार्क 2 में ज्यादा ईंधन, ज्यादा रेंज, ज्यादा वजन उठाने की क्षमता, ज्यादा इंजन पावर और सुपीरियर नेट सेंट्रिक वॉरफेयर सिस्टम होगा। ज्यादा वजन और रेंज की वजह से यह मार्क 1A से बेहतर होगा। AMC के बारे में भी आर माधवन जी ने कहा कि इसमें निजी क्षेत्रीय कंपनियों को भी शामिल किया जाएगा। भारत का 5वीं पीढ़ी का AMCA फाइटर जेट डीप पेनिट्रेशन फाइटर जेट बनेगा। इस प्रोजेक्ट में करीबन $5 बिलियन यानी कि 36,428 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि इसका प्रोटोटाइप और डिजाइन 2026 तक बन जाएगा और इसका उत्पादन साल 2030 से शुरू होगा। इस प्रोजेक्ट में फिलहाल DRDO काम कर रहा है। जब एक बार उनकी तरफ से चीजें अंतिम रूप ले लेंगी तब HAL उस पर काम करना शुरू करेगा। तेजस मार्क 2 की गति मैक 2 होगी। इसकी रेंज 2500 किलोमीटर होगी और ये 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। इसमें 23 mm की GSS-23 गन लगी होगी। साथ ही इसमें हवा से हवा में मार करने वाली 7 मिसाइलें, हवा से जमीन पर मार करने वाली 4 मिसाइलें, एक एंटी रेडिएशन मिसाइल, 5 बम भी लगाए जा सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि तेजस मार्क 2 ब्रह्मोस NG मिसाइल से भी लैस होगा। इसके अलावा निर्भय, स्टॉर्म शैडो, अस्त्रा, मिटियोर, एयरस्ट्रैम और क्रिस्टल मेज जैसी मिसाइलें भी इसमें लगाई जा सकती है। यानी कि एक कॉम्बिनेशन हथियार पैकेजों का अलग अलग वैरायटीज और अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन के साथ। इस विमान की ताकत
प्रिसिशन गाइडेड बम, लेजर गाइडेड बम, क्लस्टर बम, अनगाइडेड बम और स्वाम बम्स भी इसमें लगाए जा सकते हैं। बता दें कि तेजस मार्क 2 की गति और इसमें लगने वाले हथियार इसकी ताकत को कई ज्यादा गुना बढ़ा देंगे। ये 1 सेकंड में करीबन 1 किलोमीटर की गति से उड़ता है और इस गति से जब तेजस मार्क 2 दुश्मन पर हमला करेगा तो उसके बचने का कोई मौका नहीं बचेगा। दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं तो वो C295 टैक्टिकल एयरक्राफ्ट को लेकर आ रही है। दरअसल दोस्तों भारत के जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं उन्होंने कहा है कि एयरबस और टाटा ने जो डील की है 56 यानी कि 56-295 टैक्टिकल एयरक्राफ्ट के लिए, इसमें अब 125 यानी कि 125 से ज़्यादा भारतीय माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस इसके साथ जुड़कर काम करेंगे, जो कि करीबन 13,200 जो डिटेल पार्ट्स हैं, साथ ही 4,600 सब असेंबलीज और 7 मेजर कंपोनेंट्स जो असेंबलीज होंगी वो संयुक्त रूप से मिलकर काम करेंगी। उन्होंने आगे बताया कि एरोस्ट्रक्चर और सब असेंबलीज की जो असेंबली होंगी वो भारत में तैयार होगी। इस तरीके से ये जो C295 टैक्टिकल एयरक्राफ्ट है उसमें 96 यानी कि 96% स्वदेशीकरण का स्तर होगा और मेड इन इंडिया C295 एयरक्राफ्ट के जो सभी 56 एयरक्राफ्ट होंगे उनमें स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट इंटीग्रेटेड होगा। बढ़ते अगली खबर की तरफ जो कि भारतीय सेना को लेकर आ रही है। कल के डिफेंस अपडेट में मैंने आपको बताया था कि भारतीय सेना ने 800 लाइट आर्मर्ड मल्टीपर्पज व्हीकल्स के लिए एक RFI जारी की है और ऐसे में अब एक भारतीय कंपनी यानी कि टाटा मोटर्स ने अपने डिफेंस कॉम्बैक्ट लाइट आर्मर्ड मल्टी रोल व्हीकल की पेशकश की है, जो कि 4x4 लाइट पेट्रोल व्हीकल है जिसमें कई सारे नए फीचर्स हैं, जैसे ऑल कंपोनेंट डिटैचेबल क्रू पॉड और इसके मिड टर्रेट पर 360 डिग्री का कवरेज भी होगा। यही नहीं, इसके अलावा इसमें 4 आर्मी पर्सनल्स और 2 क्रू मेंबर्स भी आ सकते हैं। बात करें इसकी स्पीड की तो इसकी रोड स्पीड होगी 105 किलोमीटर प्रति घंटा और इसमें कई सारी चीजें जोड़ी जा सकती है, जैसे कि चार्ज कपल डिवाइस कैमरा, इसके अलावा थर्मल इमेजिंग सिस्टम और लेजर रेंज फाइंडर भी। और बता दें कि इसके खुले हुए टर्रेट पर 12.7 mm की मशीन गन भी माउंट होगी और इसमें अलग अलग तरीके के हथियार स्टेशंस भी जोड़े जा सकते हैं। इसके अलावा ये स्मोक ग्रेनेड लॉन्चर्स, ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन और सप्रेशन सिस्टम से भी लैस होगा। दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं तो आ रही है अमोगा 3 मैन पैड्स को लेकर। दरअसल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत डायनामिक्स की यूनिट का दौरा किया है तेलंगाना में, जहां उन्होंने वॉरहेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी और न्यू रेडियो सीकर फैसिलिटी का उद्घाटन किया है, जो कि RF सीकर का इंटीग्रेटेड सेंटर है जहां पर इनका उत्पादन और टेस्टिंग होती है और इनका इस्तेमाल भविष्य की सभी मिसाइलों में किया जाएगा। बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को 3rd जनरेशन वाली मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल अमोगा 3 को भी दिखाया गया, जिसे अभी भारत डायनामिक्स लिमिटेड तैयार कर रहा है। बता दें कि इसकी प्रभावी रेंज है 2.5 किलोमीटर की और ये टॉप अटैक मोड और डायरेक्ट मोड में भी काम कर सकती है दुश्मनों के खिलाफ। बता दें कि ये 650 mm के एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर को भी भेज सकती है। अगली खबर की बात करते हैं तो इजिप्ट और भारत को लेकर आ रही है। दोस्तों भारत और इजिप्ट की एयरफोर्स एक संयुक्त अभ्यास कर रही है इजिप्ट में। अब ये कहा जा रहा है कि इजिप्टियन एयरफोर्स के चीफ और उनके साथ एक बड़ा डेलीगेशन भारत आने वाला है अगले कुछ हफ्तों में, जहां वो भारत के डिफेंस इक्विपमेंट्स को देखेंगे जो कि जॉइंट कोलैबोरेशन के साथ तैयार हो रहे हैं। वहीं दोस्तों भारत के HAL ने अपने तेजस लिफ्ट वेरिएंट की पेशकश भी इजिप्ट को कर चुकी है और साथ ही ये भी कहा है कि इजिप्ट की यानी कि मिस्र की जरूरतों के हिसाब से इसे तैयार भी किया जाएगा, क्योंकि इजिप्टियन एयरफोर्स को 70 फाइटर जेट्स की जरूरत है। यही नहीं, भारत ने इजिप्ट को स्थानीय स्तर पर इन फाइटर जेट्स के निर्माण और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की भी पेशकश की है। वहीं HAL ने अपने एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर और लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर की भी पेशकश की है। देखते हैं आने वाले समय में क्या सिनेरियो चेंज होता है और इजिप्ट क्या वाकई में तेजस फाइटर जेट और भारत के हेलीकॉप्टर्स को लेगा, ये तो तय समय बताएगा, लेकिन भारत की तरफ से दावा पक्का किया जा रहा है। दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं तो वो आ रही है तेजस मार्क 2 को लेकर। दोस्तों कल के डिफेंस अपडेट में आपने जाना था कि HAL ने एक टेंडर जारी किया है जिसके तहत तेजस मार्क 2 के नए हैंगर का निर्माण किया जाएगा। दरअसल HAL की योजना है कि वो तेजस मार्क 2 के 5 प्री प्रोडक्शन यूनिट को तैयार करेगा, जिनका इस्तेमाल डेवलपमेंटल फ्लाइट ट्रायल्स के लिए किया जाएगा। बता दें कि ये जो नया हैंगर है यहाँ पर प्री प्रोडक्शन एयरक्राफ्ट तैयार होंगे तेजस मार्क 2 के। हालांकि अभी तेजस मार्क 2 अपने फैब्रिकेशन के चरण में है, लेकिन दोस्तों नई रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा जा रहा है कि पहले तेजस मार्क 2 प्रोटोटाइप का जो रोल आउट है वो 2022 के अंत में सामने आ जाएगा। जहां एक तरफ ये कहा जा रहा था कि इसकी पहली फ्लाइट 2023 के अंत में होगी, उसे अब पोस्टपोन कर दिया गया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब इसे अगस्त 2023 में आयोजित किया जाएगा। वहीं HAL को तेजस मार्क 2 प्रोग्राम के लिए नया उत्तम मार्क 2 रडार मिलने लगा है। फिलहाल इस रडार की अभी टेस्टिंग है। आप ये समझ सकते हैं कि कितना तेजी से तेजस मार्क 2 पर काम हो रहा है। जो टेस्टिंग 2023 के अंत में होनी थी वो 2023 के मध्य में होगी। इसके अलावा रोल आउट भी पहले प्रोटोटाइप का इस साल के अंत में हो जाएगा।
अगली खबर की बात करते हैं तो वो डीआरडीओ को लेकर आ रही है। दोस्तों डीआरडीओ की नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लेबोरेटरी ने टेंडर जारी किया है, जिसके तहत मोबाइल सैटेलाइट सर्विसेज यानी कि एमएसएस ट्रांस रिसीवर इलेक्ट्रॉनिक्स की 5 यूनिटें खरीदी जाएंगी। इसके अलावा हर एमएसएसटी और एमएसएसआर के एंटीना की 5 यूनिटें अधिकृत की जाएंगी, जिनका इस्तेमाल भारत के स्वदेशी हाई इंड्योरेंस ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल में इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि ये 2 तरीके के संचार कर सके, जिसमें कि लोकेशन, हेल्थ स्टेटस, मिशन समरी, कमांड एंड कंट्रोल आदि का। वहीं जो टेंडर के दस्तावेज हैं उनसे पता चला है कि इसका 15 दिनों का ऑटोनॉमस मिशन किया जाएगा और इसकी जो गति होगी यानी कि स्पीड होगी वो होगी 30 नॉट्स की। बता दें कि ये सी सरफेस के जरिए रुक्मणी सैटेलाइट के लिंक का इस्तेमाल कर सकता है 2 तरीके के संचार के लिए, और ये मिशन कंट्रोल के जरिए डेटा को भी ट्रांसफर करेगा शिप्स और पनडुब्बियों के लिए। यही नहीं, ये GSAT-7 के साथ भी लिंक रहेगा। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि भविष्य में जो भी नई सैटेलाइट्स होगी उनके साथ भी इसे कनेक्ट किया जा सकेगा। दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं तो चीन और म्यांमार को लेकर आ रही है। दोस्तों भारत को घेरने की पूरी तरीके से तैयारी पर लगा हुआ है चीन। ऐसे में आप सभी को मालूम है कि म्यांमार में सैन्य शासन है और कोई भी देश म्यांमार के साथ अपने संबंधों को बनाने से बच रहा है। हालांकि भारत का कुछ अलग ही यहाँ पे विचार है। भारत ने अपने संबंध अभी भी पूरी तरीके से वैसे ही रखे हैं जैसे पहले थे। ऐसे में चाइना के विदेश मंत्री वांग यी म्यांमार पहुंचे हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि चीनी विदेश मंत्री वांग यी यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल बागाना के केंद्रीय शहर में लैकोंग मैकोंग सहयोग समूह की बैठक में म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम के समकक्षों के साथ भी शामिल होंगे। बता दें कि चाइना के विदेश मंत्री आखिरी बार सूची से मिलने के लिए म्यांमार गए थे और ठीक वांग यी के जाने के बाद म्यांमार की सेना ने सूची को सत्ता से बाहर कर दिया था। चीन म्यांमार का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और पुराना सहयोगी भी, और चाइना ने बीजिंग की खदानों, तेल और गैस पाइपलाइनों तथा अन्य बुनियादी ढांचों में अरबों डॉलर का निवेश भी किया है और ये रूस की तरह उसका प्रमुख हथियार आपूर्तिकर्ता भी है। तो ऐसे में दोस्तों भारत के लिए अलर्ट होने की बात है। हालांकि हथियार तो भारत भी म्यांमार को सप्लाई करता है, लेकिन चाइना का रोल कुछ और है, क्योंकि चाइना भारत को कंट्रोल करना चाहता है म्यांमार के रास्ते। तो दोस्तों ये थे टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई जानकारी के साथ, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।